लेकिन आप तो जानते ही हो मोदी जी को बस अंबानी और अडानी खुश रहना चाहिए, बाकी देश जाए बाढ़ में। कुछ न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक हिंदुस्तान के हर कोने में सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। एक बार जय श्री राम बोलो। 2025 में एनआरसी के अपडेट्स आए थे, जहां 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे। ये हकीकत है हमारे भारत की। अगर आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदा होते और वो आज के इस भारत को देखते, क्या वो इस रिपब्लिक भारत पर फख्र करते या चुपचाप अपनी आंखें झुका लेते? हम कहते हैं ये देश हमारा है, लेकिन जब बोलने से पहले डर लगता हो और कुछ लोगों के लिए कानून अलग हो और जब इंसाफ पैरों तले रोन दिया जाए, तो फिर सवाल उठता है, क्या हम सच में एक रिपब्लिक भारत में जी रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश ने कुछ वादे किए थे, जैसे कि इक्वालिटी का, आजादी का, इंसाफ का। यहाँ पे मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों को ये वादे कहीं भी नजर आ रहे हैं? और इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आज से कई साल पहले 1950 में हमने खुद से एक वादा किया था। हमने कहा था कि हम रिपब्लिक हैं, मतलब कि इस देश का मालिक कोई राजा नहीं बल्कि हम हैं, आप और मैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा था तो उन्होंने बस कानून नहीं लिखे थे, उन्होंने एक सपना लिखा था, एक नए भारत का सपना, जिसमें गरीब किसान की आवाज उतनी ऊंची होगी जितनी एक करोड़पति की होती है। लेकिन आज 2026 में जब हम खड़े होकर अपने आसपास देखते हैं तो वो सपना थोड़ा क्या बहुत धुंधला नजर आता है। क्या आपको नहीं लगता हमारी इक्वलिटी बस किताबों के पन्नों तक रह गई है? क्योंकि हमारे देश का संविधान आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन आजकल बोलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। सोनम वांगचुक को ही देख लो, जो लद्दाख की बर्फ पर बैठकर बस इतना कह रहा था कि हमारी पहाड़ों को बचाओ, हमारे कल्चर को बचाओ। उन्हें दिल्ली आने से रोका गया और उन्हें कस्टडी में लिया गया और अभी तक वो जेल में है और बहुत से लोग उसे जानते तक नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग टीवी पर बैठकर जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं, पर उन्हें कोई रोकता नहीं। और ये जो सिलेक्टिव फ्रीडम है ना, ये हमारे इस रिपब्लिक का गला घोट रही है। उमर खालिद जैसे स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोलकर जेल में डाला गया और अभी तक बेल भी नहीं मिली। ये इक्वालिटी कैसी? और सीधी सी बात है, बोलने की आजादी तो तब काम आएगी ना जब हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। हमारे फाउंडर्स ने इस भारत को एक सेक्युलर नेशन बनाया, जिसका मतलब था इस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम इस कंट्री में हर धर्म का सम्मान किया जाएगा, सबको अपना बिलीफ मानने की आजादी होगी। और ये एक बहुत खूबसूरत सोच थी, जैसे कि एक बड़ा परिवार जहां हर भाई बहन अपना त्योहार मनाए और सब मिलकर खुश रहे। लेकिन आजकल PM मोदी और दूसरे BJP के लीडर्स हर स्पीच में ये फील देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उनके खिलाफ है तो आप देश के दुश्मन हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी का भला चाहते हो। और जो मोदी के साथ है बस वही देशभक्त है, बाकी तो देशद्रोही है। 2024 राजस्थान की इलेक्शन रैली में उसने कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ जाती है तो तुम्हारे पैसे उनकी तरफ जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। सब समझ गए थे कि उसका इशारा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ है और हमेशा कहता रहता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यहाँ तक कि इस देश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैं एक ऐसे भारत को भी जानता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर सिख था और प्रेसिडेंट मुस्लिम था, तब तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर हिंदू है और प्रेसिडेंट भी हिंदू है, हिंदूज ही को खतरा कैसा? मगर अगर मैं ये कहूँ कि मुसलमानों को खतरा है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि कुछ न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक हिंदुस्तान के हर कोने में सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ बंदे अपनी स्टेट के बाहर रोजगार कमाने के लिए निकले थे और उनको कैसे हैरेस किया गया वो सब आपने देखा ही होगा। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो। अगर हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं तो क्यों एक मुस्लिम को ये कहने पर मजबूर किया जाता है कि पहले जय श्री राम बोलो फिर जाके निकलो यहाँ से, या फिर तुम एक देशभक्त हो? और वो बिल्डोजर जस्टिस, क्या अजीब चीज निकल कर आई है। इसी पर अभी इल्जाम लगा ही नहीं कि दूसरे दिन उसके परिवार का छत छीन लिया जाता है। कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, पहले तो बिल्डोजर चलाया जाता है। और जब रामनवमी त्योहारों पर प्रोसेशंस निकलते हैं तो खुशी के बजाय डर का माहौल क्यों बन जाता है? क्यों कुछ इलाकों में लोगों को अपनी खिड़कियां बंद करनी पड़ती है? जब धर्म को एक हथियार बना दिया जाए तो समझ लेना कि हमने अपने फाउंडर्स की उस खूबसूरत सोच का कत्ल कर दिया है। इसी डर से एक और सवाल उठता है, हमारे संविधान ने माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी दी है, लेकिन आज जो CAA और NRC के नाम पर जो बेचैनी पैदा की गई है वो खत्म ही नहीं हो रही है। असम की ये तस्वीरें याद करो, 2025 में NRC के अपडेट्स आए थे, जहां 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके बाप दादाओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन उन्हें घुसपैठिया कहकर बदनाम किया गया। जब हम अपने ही भाइयों को आतंकवादी कहते हैं तो हम भारत को मजबूत नहीं बल्कि खोखला कर रहे होते हैं। मणिपुर को ही देख लो, 2 साल हो गए, वहाँ आग अभी थमी नहीं है। कुकी और मीठी की खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। क्या हमारी सरकार ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जो उनका हक था?
लोग मर रहे थे, गांव जल रहे थे, देश का पीएम जो कि हर चीज देख रहा था लेकिन उनकी खबर तक नहीं ली। गया भी तो मगर 2 साल बाद। मतलब कि अंबानी की शादी में जाने के लिए टाइम तो था, लेकिन जहां जाना जरूरी था वहां गया ही नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स और रिलीजन को साइड में रखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 39 कहता है कि देश की दौलत कुछ लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि सबके फायदे के लिए यूज हो। लेकिन आप तो जानते ही हो, मोदी जी को बस अंबानी और अडानी खुश रहना चाहिए, बाकी देश जाए बाढ़ में। और 2025 के आखिर तक आते आते भारत की अमीरी एक ऐसी कहानी बन चुकी है जहां ऊपर बैठे 10% लोग पूरे देश की तिजोरी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जबकि नीचे बैठे 50% आबादी के हिस्से में बस बची कुची मूंगफली हिस्से में आई है। वहीं पर हमारा युवा जब पढ़ लिख कर नौकरी मांगता है तो उसे अग्निपथ जैसे स्कीम्स में डाल दिया जाता है और 4 साल बाद वो कहीं पर मजदूरी करता हुआ नजर आता है। ये हकीकत है हमारे भारत की। जब एक किसान एमएसपी के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठते हैं तो उन पर टायर गैस बरसाए जाते हैं। क्या उन्हें ये लगता होगा कि ये देश उनका है? जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% तक टच कर जाए तो ये इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ है? और ये वो दर्द है जो हम सब रोज महसूस करते हैं पर शायद हम बोल नहीं पाते। हमारे देश के फाउंडर्स ने 1950 में ये नहीं सोचा था कि हम 2026 में धर्म के नाम पर एक दूसरे के घर जलाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया जाएगा। रिपब्लिक डे सिर्फ परेड देखने का दिन नहीं है, ये दिन है अपने आप से पूछने का, क्या मैं अपने संविधान के साथ खड़ा हूँ या बस एक मूक दर्शक की तरह सब बिखरते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि ये देश किसी एक नेता का नहीं है, ये देश हमारा है।